नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव इससे पहले हमने थियरी को देखा था और इसमें ऑब्जेक्टिव जो भी आए हैं PYQ उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था? जो धन निकासी का सिद्धांत दिए थे उन्होंने ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में सक्रिय योगदान दिया था। वो कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, ये जो थे दादा भाई नौरोजी, ये धन निकासन की जो था धन निकासन की उसके बाद में, यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स थे क्या करते थे, इंडिया में अपना व्यापार करते थे। कच्चा माल इंडिया से इंग्लैंड ले जाते थे, वहां से बनाकर भारत के बाजारों में बेचते थे। इससे क्या होता था कि धन का जो भारतीय लोगों को फायदा होना था वो ब्रिटेन के लोगों को फायदा होता था। यही था कि धन निकासी कैसे करते थे वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? ठीक है, पहला कथन है देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, इसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तीसरा है इसमें साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और डी ऑप्शन है कि भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो इसमें जो स्टेटमेंट है ये पूछ रहा है कि अफवाह सिद्धांत का सही परिभाषा। तो इसमें यही था कि वो भारत को राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, इसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। जो फायदे होते थे वो ब्रिटेन में चले जाते थे, तो वहां से जो है कोई हमें इंडिया को फायदा नहीं मिलता था। यही था अपवाह सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, भारत का प्रथम छापाखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? यानी कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सर्वप्रथम की बात कर रहा है। तो सर्वप्रथम गोवा में हुआ था पुर्तगालियों द्वारा, जो 1556 में स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कथन और कारण। इसमें बताइए, कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। दूसरा इसका कारण क्या है? तो कारण है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। तो बिल्कुल सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। कैसे? ब्रिटिश सरकार जो है भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग नीति थी, जैसे बंगाल, उड़ीसा। तो यहाँ पे था जो हमारा अस्थाई बंदोबस्त था, ठीक, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो थी मद्रास, बम्बई, ये सब। और जो मारवाड़ी व्यवस्था थी वो आगरा, पंजाब, MP, ये सब था। तो इससे था कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो ये इसलिए दोनों व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था?
16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच ठीक 34 किलोमीटर रेलवे लाइन जो थी उसको निर्माण किया गया था और प्रथम रेलगाड़ी भी चली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। निम्नलिखित किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। जो है सहचर जो थे वो बोले थे कि जो वहाँ का समाचार पत्र था तो इसमें यही एक अंक छपा था, भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, जो 1885 ईस्वी में सहचर में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य उनका था कि कच्चे माल को, जो कृषि से कच्चे माल थे उसको वहां से ले जाना और जो भी निर्मित जो वस्तुएं थे उसको बाजार में उतारना, यानी कि कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना उनका रेलवे का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, वाणिज्यिक एवं व्यापार की सुविधा प्रदान करना नहीं था मुख्य, वो सैनिक संचार को अधिक ये भी मुख्य नहीं था। सस्ता यात्री तो वो तो चलाना ही नहीं चाहते थे, उनका मेन था कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, पहली बार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? जो भारत के प्रति व्यक्ति आय, तो ये था जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने ही 1868 ईस्वी में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान व्यक्त किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? ये था जो द्वितीय काल था, उसमें क्या होता था कि ये लोग निवेश करते थे किस क्षेत्र में, तो जो भी ब्रिटेन के लोग थे वो रेलवे, बैंक, बीमा और जहाज रानी में ज्यादा निवेश किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों को धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने एक इंग्लैंड में बैठक होती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, वो बैठक होती है 2 मई 1867 को। अब क्या है कि उन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख को उसमें पढ़ा गया था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। तो इसी में उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। उनका मत था कि जो भी ब्रिटिश लोग हैं इंडिया से धन का निचोड़ करते हैं, कैसे भी वो धन ले जाकर इंग्लैंड में ले जाते हैं। तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया उनका लेख था। अन्य इनका लेख कौन कौन था वो देखते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन में। उनका अन्य लेख था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया 1867 में, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये 3 के सिद्धांत थे जिसमें इन्होंने धन का बहिर्गमन इसमें व्याख्या किए थे, कैसे धन की निकासी होती है इंडिया से और ये लोग लंदन में ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ब्रिटिश भारत में
रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ये किसने कहा था? ये जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने कहा था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी, यानी कि वहां पे इस चीज को बताया था? तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। भारत से इंग्लैंड के लिए धन निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? तो ये हुआ था दीवानी प्राप्त करने के बाद, यानी कि जो दीवानी राइट्स प्राप्त किए थे 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, तभी से ये लोग क्या करने लगे थे, जो इंडिया का धन इंग्लैंड में ले जाने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक लेख किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक लिखने वाले आर.सी. दत्त थे, यानी कि रमेश चंद्र दत्त थे। ठीक, उन्होंने 1902 में ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसमें। विटले कमीशन का संबंध था, तो विटले कमीशन का संबंध था श्रम से। ठीक, इसका उद्देश्य था कि श्रमिक जो होते हैं कंपनियों में काम करते हैं, तो उनके अनुकूल जो भी व्यवस्थाएं बनाना था, कम टाइम काम करना, उनको हफ्ते में छुट्टी देना, उनके स्वास्थ्य और खाने पीने की जो है व्यवस्था, ये सब विटले कमीशन में था। ये श्रम से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो जो अकाल पड़ा था, तो भारतीय अकाल संहिता इसको भी कहते हैं 1883 को। इसका निर्माण स्ट्रेची आयोग के अनुशंसा पर किया गया था, क्योंकि जो 1878 में एक आयोग बनाया गया था, स्ट्रेची आयोग, उन्होंने ही ये कहा था कि एक अकाल कोष होना चाहिए प्रत्येक प्रांत को, ताकि सबको अगर कोई भी अकाल पड़े, सूखा पड़े, तो उसमें उस पैसे से या उस अनाज से बाकी लोगों की सहायता की जा सके। तो उसी के आधार पर 1883 में भारतीय दुर्भिक्ष संहिता यानी कि भारतीय अकाल आयोग का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये था बाल मजदूर से संबंधित था, क्योंकि इसमें ये प्रतिबंधित किया गया कि 12 वर्ष से कम बच्चों का कंपनी में काम जो है कुछ घंटा सीमित किया जाए, और खतरनाक वाले काम उनको न दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? तो प्रथम ट्रेड अधिनियम 1926 में पारित हुआ। इसमें जो था कि यूनियन हड़ताल करने की मान्यता मिल गई। कोई भी यूनियन जो मजदूर यूनियन होता है,
अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हड़ताल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। ब्रिटिश काल में भारतीय विनिर्मित माल का पूर्तिकर्ता था। अब ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्तिकर्ता था, तो ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्तिकर्ता था, यानी कि भारत में निर्मित जो माल थे वो दूसरे देशों में भेजे जाते थे, तो ये तो था ही नहीं, यही हमारा सही नहीं है। ठीक है। तो 1947 तक ब्रिटेन उपनिवेश था। भारतीय व्यवस्था गतिहीन थी, भारतीय थी। ठीक है। ब्रिटिश की तो अर्थव्यवस्था अच्छी थी, हमारे यहाँ से ले जाते थे, और भारत में कच्चे माल का ये जो था प्रतिपूर्ति करता था, क्योंकि भारत से कच्चे माल का जो है इंग्लैंड में ले जाया जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी। तो बंगाल से क्या क्या जो होती महत्वपूर्ण वस्तुएं 18वीं शताब्दी के पहले, यानी कि लगभग ये 1700 के आसपास, मतलब कि 1800 ईस्वी के आसपास जो भी थी उस टाइम क्या था। तो बंगाल से वो लोग ले जाते थे सोरा बारूद बनाने के लिए, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम, ये बंगाल से निर्यात होता था, ये जो कच्चा माल होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मुख्य निष्कोण तांबे और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। तो तांबा और पीतल के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थल था। तो ये था बनारस, पूना और नासिक। यहाँ पे ये लोग तैयार करते थे तांबा और पीतल की सामान। ठीक है। आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी। तो शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए तो सबसे पहले मसाले का ही वो निर्यात करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करता था। तो भारत से वो लोग क्या ले जाते थे, कपास ले जाते थे और वहां से कपड़े बना कर लाते थे, और जो भी इंडियन मार्केट में उसको बेचते थे ऊंचे दामों पर। यानी कि यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे, अपने कंपनी में बनाते थे और लाकर फिर इंडिया में ही बेचते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 19वीं शताब्दी में भारत की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था। तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे, भूरा जो शीत वसूलते थे, लगान। ठीक। इससे किसानों का शोषण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण था किसान जो लोग थे, जो लगान सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा क्या था, अधिक भूमि कर। इससे कृषक वर्ग की निर्धनता का प्रमुख कारण था। अकाल भी पड़ जाता था तो वो लोग लगान ले लेते थे। ठीक है। और आप लोग बताइए कि भारतीय कृषक वर्ग का इस समय निर्धनता का क्या कारण है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत किया था।
जो भी रिपोर्ट बना था उसको अलग से रिपोर्ट किया था। तो ये थे हमारे श्री मदन मोहन मालवीय जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता थे और भारतीय उद्योगपतियों की दशा से प्रभावित होकर अपनी अलग रिपोर्ट बनाते थे। इसमें क्या था कि जो भी भारतीय उद्योगपति थे उनको बहुत नुकसान होता था। ठीक है, वो जितना मुनाफा नहीं कमा पाते थे जितना कि ब्रिटेन के उद्योगपति हुआ करते थे वो कमाते थे। तो जो भी उद्योगपति थे उनके जो भी असुविधा थी उसको इन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्रीय निर्माण के पक्षधर थे। वो थे एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, वो क्या थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो 1934 में इन्होंने लिखी थी। अब इसी में इन्होंने 10 वर्षीय योजना, जो बाद में 5 वर्षीय योजना बनी थी जो आजादी के बाद, तो उन्होंने 10 वर्षीय योजना कैसे विकास करना ये सब उन्होंने उस पुस्तक में लिखा था। ठीक है, तो वो आर्थिक विकास के, योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार का जो राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनौद्योगिकरण के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब क्या आया था जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो 1757 से 1813 तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, लेकिन चार्टर एक्ट 1813 के बाद ये समाप्त हो गया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी न, बाकी ब्रिटिश जितने भी नागरिक हैं वहां के, वो भी अपनी कंपनी बनाकर इंडिया में व्यापार कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वच्छता की जनक, जो स्वायत्ता शासन का जनक, इसमें किसको मानते हैं, लॉर्ड रिपन को। उन्होंने स्थानीय शासन, जैसे भी पंचायती राज है तो उसी तरह से व्यवस्था करना चाहते थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 ईस्वी के द्वारा वयस्क पुरुषों के लिए प्रतिदिन कार्य करने कितने घंटे निर्धारित किए थे? तो जो 1911 में आया था तो उसमें ये था कि वो लोग 12 घंटा कार्य कर सकते थे। कितने घंटे? 12 घंटे। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में जो भारतीय कारखाना अधिनियम आया था। ठीक है, उसके बाद 10 साल बाद 1891 में, फिर 1911 में। अब देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए 1881 ईस्वी का जो आया था कारखाना अधिनियम, उसमें क्या था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य प्रतिबंध था, हर महीने 4 दिन का अवकाश था। ये लॉर्ड रिपन के टाइम आया था। कब? तो लॉर्ड रिपन। ठीक, मैचिंग में दे सकता है। कारखाना अधिनियम 1881 किसके समय आया था? तो लॉर्ड रिपन। 1891 का जो था तो इसमें था कि 1 सप्ताह में 1 दिन का अवकाश और 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध था। कार्य अवधि 11 घंटे प्रतिदिन थी। ठीक है,
और ये लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम आया था। 1911 का कारखाना अधिनियम था कि पुरुषों के लिए कार्यावधि 12 घंटे, और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम आया था। इसमें 1922 का जो था कारखाना अधिनियम, बच्चों के लिए काम करने के बाद 6 घंटा प्रतिदिन, हम 12 से 15 के बच्चों को जो था कार्य करने की अनुमति थी कारखानों में। ठीक है, इसमें भी वही होगा क्योंकि 4 छुट्टी यानी कि हफ्ते में एक छुट्टी होनी चाहिए, पूरे महीने में 4 छुट्टी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे था कि 6 घंटे ही बच्चे कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो 12 से 15 साल के हैं उनको वयस्क मानते थे, वो लोग 11 घंटे या 12 घंटे कार्य करा सकते थे। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के टाइम 1922 में आया था कारखाना अधिनियम। अब 1934 का जो कारखाना अधिनियम था वो लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम आया था। इसमें था कि मौसमी गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया, यानी कुछ कार्य होते हैं कि इसी मौसम में होगा, कोई कार्य होता है कि पूरे साल में होगा। ठीक है, उसमें था कि अल्पायु बच्चों की अवधि 5 घंटे निश्चित की गई। अल्पायु का मतलब 9 से 12 के बीच। ठीक है, क्योंकि 9 साल तक तो प्रतिबंध कर दिया गया था। जो हमारा कारखाना अधिनियम 1881 आया था, 91 आया था, उसी में प्रतिबंध हो गया था 9 से कम आयु का, यानी कि 9 से 12 तक जो है 5 घंटे काम कर सकते थे। और श्रमिकों की चिकित्सा और आराम की व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण जो था ये व्यवस्था थी। और 1946 में नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 9 घंटे और कैंटीन की व्यवस्था की गई लॉर्ड वेयल के टाइम। ठीक है, इस टाइम काफी औद्योगिकरण बढ़ गया था, कंपनियां स्थापित हो गई थी, तो उसमें था कि कुछ निश्चित परमानेंट श्रमिक भी रखते थे जो 9 घंटे कार्य करते। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और इससे पहले हमने थियरी बताया था। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में 1857 थियरी करेंगे, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव करेंगे उसके अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।